तो अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए पार्ट 2 में हम बात करेंगे समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस की। सो ऑर्डर 16 का रूल 1 टॉक्स अबाउट लिस्ट ऑफ विटनेसेस एंड समन्स टू विटनेसेस। जहां पर इशू सेटल हो चुके हैं, इशू सेटल होने के 15 दिन के अंदर पक्षकार साक्षियों की सूची पेश करेंगे, मतलब लिस्ट ऑफ विटनेसेस कोर्ट में फाइल करेंगे और ऐसे साक्षियों की विटनेसेस की लिस्ट फाइल करेंगे जिन्हें या तो वो एविडेंस देने के लिए कोर्ट में बुलाना चाहते हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कोर्ट में बुलाना चाहते हैं और उनके नाम से कोर्ट से सम्मन भिजवाएंगे। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑर्डर 16 रूल 2 की, जो बात करता है एक्सपेंसेस ऑफ विटनेसेस टू बी पेड इनटू कोर्ट ऑन अप्लाइंग फॉर समन्स। सो जो भी पार्टी किसी को विटनेस की तरह बुलाना चाहती है और जिस दिन से उसने एप्लीकेशन लगाई है, कोर्ट से प्रार्थना करी है कि मैं इस व्यक्ति को बुलाना चाहता हूँ फॉर विटनेस, तो जिस व्यक्ति को बुला रहे हैं उस व्यक्ति को एक दिन का आने जाने का खर्चा दिया जाएगा और ये खर्चा 7 दिन के अंदर कोर्ट में जमा करना पड़ेगा जिस दिन से आपने एप्लीकेशन लगाई है टू कॉल सच पर्सन एज अ विटनेस। अब हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि ऑर्डर 16 का रूल 1 एंड ऑर्डर 16 का रूल 2 क्या बोल रहा था। हम समझते हैं दोनों रूल को कंबाइन करके कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये बोलता है कि इशू सेटल होने के 15 दिन के अंदर लिस्ट ऑफ विटनेसेस फाइल होगी और अगर पार्टी किसी को विटनेस के लिए बुलाना चाहती है तो वो पार्टी कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के कोर्ट से रिक्वेस्ट करेगी कि मैं इस विटनेस को बुलाना चाहती हूँ इस पर्पस के लिए। पर्पस क्या हो सकता है, या तो आप एविडेंस फाइल करने के लिए बुला रहे हैं या आप किसी डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन के लिए किसी पर्सन को बुलाना चाहते हैं। सो लिस्ट ऑफ विटनेसेस फाइल कर दिए 15 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ व्हेन द इश्यूज आर सेटल। उस डेट से 5 दिन के अंदर पार्टी कोर्ट में सम्मन के लिए अप्लाई कर सकती है, मतलब जिस पर्सन को आप विटनेस की तरह बुला रहे हो उसको सम्मन भेजने के लिए आप 5 दिन के अंदर अप्लाई कर सकते हो। और जिस विटनेस को बुलवाया है उस विटनेस का एक दिन का आने जाने का खर्चा कोर्ट में जमा करना होगा 7 दिन के अंदर, जब से उस पार्टी ने सम्मन के लिए अप्लाई किया है कोर्ट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर 18 की। ऑर्डर 18 टॉक्स अबाउट हियरिंग ऑफ द सूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस। सो ऑर्डर 18 रूल 4 के सब क्लॉज 5 में हमें 60 डेज दे रखे हैं। अब वो देखते हैं 60 डेज किस चीज़ के लिए। सो ऑर्डर 18 का रूल 4 बोलता है विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन या री एग्जामिनेशन करने के लिए कमिश्नर अपॉइंट हो सकता है और उस कमिश्नर को जो रिपोर्ट होगी अपनी एग्जामिनेशन या री एग्जामिनेशन की, वो 60 डेज के अंदर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर 20 की एंड ऑर्डर 20 टॉक्स अबाउट जजमेंट एंड डिक्री एंड ऑर्डर 20 रूल 1 टॉक्स अबाउट जजमेंट व्हेन प्रोनाउंस। सो जजमेंट कब प्रोनाउंस होनी चाहिए। सो जिस दिन से आपके केस की सुनवाई पूरी हो जाएगी उस दिन से 30 दिन के अंदर कोर्ट कोई भी दिन फिक्स कर सकता है कि अगले 30 दिन में आपकी जजमेंट प्रोनाउंस हो जाएगी। और अगर कोई ऐसी असाधारण परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं तो कोर्ट 60 दिन का टाइम भी दे सकते हैं जजमेंट प्रोनाउंस करने के लिए। सो बेसिकली ऑर्डर 20 रूल 1 टॉक्स अबाउट जजमेंट व्हेन प्रोनाउंस। तो 30 दिन के अंदर आपकी जजमेंट प्रोनाउंस हो जानी चाहिए जब से आपकी हियरिंग ऑफ द सूट कंप्लीट हुआ है, एंड इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस वो 30 डेज की जगह 60 डेज के अंदर भी आपकी जजमेंट प्रोनाउंस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर 20 रूल 6A की, जो बात करता है प्रिपरेशन ऑफ डिक्री की। सो आपकी जजमेंट की डेज बता दी, 30 दिन के अंदर आपकी जजमेंट आ जाएगी या फिर 60 दिन के अंदर आपकी जजमेंट आ जाएगी। सो जब भी आपकी जजमेंट आती है उसके बाद 15 दिन के अंदर डिक्री आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। ऐसा प्रोविजन है ऑर्डर 20 रूल 6A के अंदर। सो जिस दिन भी आपकी जजमेंट आएगी, चाहे वो 30 दिन हो या 60 दिन हो, जजमेंट आने के 15 दिन के अंदर आपकी डिक्री रेडी हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर 21 की। ऑर्डर 21 बात करता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर 21 रूल 40 की, जो बात करता है प्रोसीजर ऑन अपीयरेंस ऑफ जजमेंट डेटर इन ओबीडियंस टू नोटिस और आफ्टर अरेस्ट। सो फिर कोर्ट डिक्री होल्डर को सुनेगा कि जजमेंट डेटर को सिविल प्रिजन में क्यों डालना चाहिए। सो इस बीच में कोर्ट क्या कर सकता है, जजमेंट डेटर को एक तरीके से कस्टडी ऑफ द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के में भेज सकते हैं या फिर उससे सिक्योरिटी लेके, मतलब एक तरीके से बेल वगैरह भी दे सकते हैं जजमेंट डेटर को। और प्रोवाइडेड कि अगर जजमेंट डेटर को टाइम दिया जाए कि वो डिक्री को सेटिस्फाई करे तो उसको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा कि आप डिक्री को सेटिस्फाई कर दो, और इस बीच में उसको जेल भी भेज सकते हैं या फिर उसको बेल बॉन्ड भरवा के फ्री भी कर सकते हैं, रिलीज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर 21 के रूल 45 की, जो बात करता है प्रोविजंस एज टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अंडर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। सो ऑर्डर 21 रूल 45 का सब क्लॉज 5 बोलता है कि कोई क्रॉप ऐसी है जिसे स्टोर नहीं किया जा सकता या फिर उसको काटने में सिर्फ 20 दिन रह गए हैं तो ऐसी क्रॉप को अटैच नहीं। सो ऑर्डर 21 रूल 45 का सब क्लॉज 5 इज एन एक्सेप्शन टू द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी।
नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर 21 रूल 68 की, जो बता रहा है हमें टाइम ऑफ सेल। मतलब प्रॉपर्टी अटैच हो गई है, अब ये रूल उसकी सेल का टाइम बता रहा है। तो अगर प्रॉपर्टी ऐसी है कि उसका नेचुरल डिके हो जाएगा थोड़े टाइम बाद, या फिर उसको संभाल के रखने का खर्चा उस मूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसे केस में प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल होगा। पर ये जो प्रॉपर्टी की सेल है ये विदाउट द रिटर्न कंसेंट ऑफ द जजमेंट डेटर नहीं होगी। 7 दिन मूवेबल प्रॉपर्टी का है, 15 दिन इमूवेबल प्रॉपर्टी का टाइम पीरियड है। ये तब से होगा जब आपने प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल कर दिया है। सो इस बीच में कंसेंट देनी होती है जजमेंट डेटर को। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर 21 रूल 69 की, जो बात करता है एडजॉर्नमेंट और स्टॉपेज ऑफ सेल। सो जहाँ पे प्रॉपर्टी की सेल का एडजॉर्नमेंट कर दिया गया है, 30 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, तो ऐसे केस में फ्रेश प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल इशू होगा। इसका जो मोड है आपको वो रूल 67 में बताया गया है प्रोक्लेमेशन का। सो ऑर्डर 21 रूल 69 सीधी सी बात बोलता है, अगर आपने एडजॉर्नमेंट कर दिया है प्रोसेस ऑफ सेल का, 30 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, तो ऐसे केस में आपको फ्रेश प्रोक्लेमेशन इशू करना पड़ेगा, और जो उसका मोड है वो आपको रूल 67 में बताया गया है प्रोक्लेमेशन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर 21 रूल 92 की, जो बात करता है कि सेल व्हेन टू बिकम एब्सोल्यूट और टू बी सेट असाइड। सो जब भी कोर्ट द्वारा सेल का ऑर्डर किया गया है और उस ऑर्डर के खिलाफ कोई आपत्ति, मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं दी गई है ऑर्डर 21 रूल 89 या रूल 90 या फिर रूल 91 के अंदर, या फिर ऐसी आपत्ति कोर्ट ने डिसअलाउ कर दी है, आपकी आपत्ति ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट ही नहीं करा है, ऐसे केस में सेल एब्सोल्यूट मानी जाएगी। सेकेंडली, अगर आपने कोई ऑब्जेक्शन टू सेल किया है अंडर ऑर्डर 21 रूल 89 और वो ऑब्जेक्शन आपका अलाउ हो गया है और आपने 60 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सेल डिपॉजिट कर दिए गए हैं, तो कोर्ट सेल को सेट असाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर 21 रूल 98 की, जो बात करता है ऑर्डर आफ्टर एडजुडिकेशन। सो जहां पर प्रॉपर्टी के राइट, टाइटल और इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस थे उनको सुना जा चुका है, एडजुडिकेट किया जा चुका है और ये डिसाइड हो गया है कि प्रॉपर्टी किसकी है, वहां पर कोर्ट जिसकी प्रॉपर्टी है उसको पोजेशन दिलवाएगा, और जजमेंट डेटर या उससे किसी जानने वाले ने ऑब्स्ट्रक्शन या रेस्ट्रिक्ट किया तो ऐसे व्यक्ति को 30 दिन का सिविल प्रिजन भी कोर्ट भेज सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर 21 रूल 106 की, जो बात करता है सेटिंग असाइड एक्स पार्टी ऑर्डर एटसेट्रा। सो अपोजिट पार्टी रेजिस्ट कर रही है या ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है इन डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू द डिक्री होल्डर और द परचेजर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड द अदर पार्टी हैज मेड एन एप्लीकेशन टू कोर्ट टू रिमूव सच ऑब्स्ट्रक्शन और रेजिस्टेंस। So on the day fixed for hearing, if the party which is obstructing or creating resistance does not appear, the court may pass ex parte order, and order 21 rule 106 says that an application to set aside such an ex parte order shall be made within 30 days from the date of order or from the day of knowledge of such order. नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर 33 की। ऑर्डर 33 टॉक्स अबाउट सूट बाय इंडिजेंट पर्सन, मतलब जिनके पास पैसे नहीं है, जो निर्धन लोग हैं, उनके द्वारा सूट। एंड ऑर्डर 33 रूल 9 talks about withdrawal of permission to sue as an indigent person. So application to sue as an indigent person may be withdrawn by the court on an application made by the government pleader or defendant, provided 7 days notice to indigent person is served. So order 33 rule 9 में अगर आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं निर्धन व्यक्ति के रूप में सूट चलाने की, मतलब आपके पास पैसे नहीं है, आप इंडिजेंट पर्सन है और आप सूट को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आपकी इस एप्लीकेशन पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं गवर्नमेंट प्लीडर या डिफेंडेंट, ये बोल के कि ये झूठ बोल रहे हैं, निर्धन व्यक्ति नहीं है, इनके पास पर्याप्त धनराशि है सूट को चलाने की। तो कोर्ट आपको 7 दिन का टाइम देगा कि आप 7 दिन में आके बताएं आपके ऊपर ये जो ऑब्जेक्शन करें गवर्नमेंट प्लीडर या डिफेंडेंट ने, इसका क्या किया जाए। मतलब आपकी एप्लीकेशन पे सुनवाई होगी टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन, कि आपको इंडिजेंट पर्सन की तरह अलाउ करना चाहिए या आपको अलाउ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर 37 की, जो बात करता है समरी प्रोसीजर की। सो ऑर्डर 37 रूल 3 टॉक्स अबाउट प्रोसीजर फॉर द अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट, की जो प्रतिवादी है, डिफेंडेंट है, उसको हाजिर करने की क्या प्रक्रिया होगी, क्या प्रोसीजर होगा। ऐसे सूट में जहां पर ऑर्डर 37 अप्लाई कर रहा है, जो प्लेंटिफ है, वादी है, वो प्लेंट के साथ एविडेंस फाइल करेगा और सम्मन फाइल करेगा और एड्रेस देगा जो भी डिफेंडेंट का होगा जहां पर उसको सम्मन सर्व किए जाने चाहिए। और जो डिफेंडेंट है वो 10 दिन के अंदर, जिस दिन से उसको सम्मन मिला है, कोर्ट में अपीयर का होगा, या फिर वो अपने एडवोकेट को भी भेज सकता है अपीयरेंस के लिए, ऐसे किसी से भी जहां पे ऑर्डर 37 अप्लाई कर रहा है। सो आपको अपीयरेंस देनी पड़ेगी 10 दिन के अंदर, जिस दिन से आपको सम्मन मिला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर 37 रूल 3 सब क्लॉज 4 की बात, जो बात करता है जब डिफेंडेंट अपीयर हो जाएगा तब से 10 दिन के अंदर
जो आपका प्लेंटिफ है वो डिफेंडेंट पर सम्मन सर्व करेगा फॉर द जजमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर 37 रूल 3 के सब क्लॉज 5 की, जो बात करता है जब से डिफेंडेंट को सम्मन फॉर जजमेंट मिला है तब से 10 दिन के अंदर डिफेंडेंट अपना डिफेंस ऑन एफिडेविट सबमिट करके डिफेंड करने की रिक्वेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर 39 की, एंड ऑर्डर 39 टॉक्स अबाउट टेम्पररी इंजंक्शंस एंड इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स, एंड ऑर्डर 39 रूल 3A टॉक्स अबाउट court to dispose of application for injunction within 30 days. So court will make every endeavor to finally dispose of the application within 30 days from the date on which the application was granted, and in a situation where an injunction is granted without giving notice to the opposite party. So order 39 rule 3A applies in the case of ex parte injunctions. Next हम बात करते हैं order 40 की, and order 40 talks about appeal from original decrees, and order 40 rule A provides time period of 60 days to conclude proceedings under order 40 rule 11, and rule 11 provides circumstances where the appellant court can dismiss the appeal. So अगर ऐसी कोई circumstances उत्पन्न होती है जहां पर अपील डिसमिस के चांस हैं अंडर ऑर्डर 40 रूल 11, तो ऐसी प्रोसीडिंग्स को 60 डेज के अंदर पूरा खत्म करना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर 45 की, जो बात करता है अपील्स टू सुप्रीम कोर्ट, एंड ऑर्डर 45 रूल 2 बात करता है एप्लीकेशन टू कोर्ट हुज डिक्री कंप्लेंट ऑफ, मतलब जिसकी डिक्री के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहते हैं उस कोर्ट के पास एप्लीकेशन। सो ये इट सेज दैट हूएवर डिजायर्स टू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट शैल अप्लाई बाय पिटिशन टू द कोर्ट हुज डिक्री कंप्लेंट ऑफ, मतलब जिसकी डिक्री के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहते हैं वहां पे हम एक पिटीशन, एक अर्जी लगाएंगे कि हमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चाहते हैं, और ऐसी अर्जी, ऐसी पिटीशन की सुनवाई आपकी 60 दिन में हो जानी चाहिए। फर्दर हम बात करते हैं ऑर्डर 45 के रूल 7 की, जो बात करता है सिक्योरिटी एंड डिपॉजिट रिक्वायर्ड ऑन ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट। सो रूल 7 बोलता है आपको सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए ऑर्डर 45 रूल 3 में एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है उस कोर्ट से जिसके ऑर्डर के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हो, और सर्टिफिकेट इस बात का कि केस इन्वॉल्व substantial question of law of general importance and other conditions like the said question needs to be decided by the honorable supreme court. So rule 7 बताता है जहां सर्टिफिकेट दे दिया जाता है वहां जो एप्लीकेंट है within 90 days or such further period not exceeding 60 days from the date of the decree complained of or within 6 weeks from the grant of the certificate whichever is later, 3 चीज करेगा। फर्स्ट, सिक्योरिटी फर्निश करेगा फॉर द कॉस्ट ऑफ द डिफेंडेंट। सेकंड, खर्चे के पैसे जमा कराएगा जैसे ट्रांसलेटिंग का खर्चा, प्रिंटिंग का खर्चा या फिर ऐसे और जो खर्चे हैं उनका पैसा जमा करवाएगा। थर्ड कंडीशन, ट्रांसमिट करेगा सुप्रीम कोर्ट को अ ट्रू एंड करेक्ट कॉपी ऑफ द होल रिकॉर्ड ऑफ द सूट। थैंक यू।